अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट पीएलएस में हम कैसे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कंप्यूट करते हैं और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हम नॉर्मली अपनी रिसर्च में रिपोर्ट करते हैं और उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्मार्ट पीएलएस है और यहाँ पे मैंने एक रिसर्च मॉडल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसमें OEP ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक मीडिएटिंग वेरिएबल है एम्प्लॉय इको फ्रेंडली बिहेवियर और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनमें ग्रीन HRM प्रैक्टिसेस और ग्रीन इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं और इन सब के कुछ मेजर्स हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इनको असाइन कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इनके मेजर्स हैं और इसी तरह यहाँ भी ओके आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस रिसर्च मॉडल में अवेलेबल वेरिएबल्स जो हैं उनके ये इंडिकेटर्स हैं या इनके मेजर्स हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एग्जामिन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम PLS एल्गोरिदम रन करते हैं और फिर हम रिजल्ट्स में जाके एक ओवरव्यू के ऑप्शन में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उनको रिपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका PLS एल्गोरिदम रन करता हूं और उसके लिए हमें यहाँ पर या फिर इस मेन्यू में कैलकुलेट के अंडर ये एक PLS एल्गोरिदम का ऑप्शन है या फिर आप टूल बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी PLS एल्गोरिदम का ये ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ये वाला पॉपअप शो होता है। जस्ट हम इस पर फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स कैलकुलेट हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास R² वैल्यू है विच इज़ 0.562 और ये हमारी पाथ कोफिशिएंट है जिसको बीटा वैल्यू भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को डिस्कस करें क्योंकि हमने PLS एल्गोरिदम रन कर लिया तो मैं यहाँ से रिपोर्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं डिफॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करके या फिर हमारे पास ये भी टूल बार में एक ऑप्शन है। मैं डिफॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट्स की रिपोर्ट्स ओपन हो गई हैं। तो हमारे पास यहाँ क्वालिटी क्राइटेरिया के अंडर ये एक ओवरव्यू का ऑप्शन है। इस ओवरव्यू के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, कंपोजिट रिलायबिलिटी, R², क्रोनबेक अल्फा वैल्यू, कॉमनैलिटी और रिडंडेंसी की वैल्यूज शो हो रही हैं। रिलायबिलिटी से रिलेटेड हम नॉर्मली क्रोनबेक अल्फा वैल्यू और कंपोजिट रिलायबिलिटी को स्टडी करते हैं। क्रोनबेक अल्फा वैल्यू और कंपोजिट रिलायबिलिटी बेसिकली हमारे वेरिएबल्स के इंडिकेटर्स के दरमियान इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं। वेरिएबल्स के इंडिकेटर्स या आइटम्स इंटरनली कितने कंसिस्टेंट है इन ऑर्डर टू मेजर ए पर्टिकुलर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस और इसके ये 7 इंडिकेटर्स या आइटम्स हैं। अब इनके दरमियान जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है उनको हम क्रोनबेक अल्फा वैल्यू से मेजर करते हैं। ये कितने इंटरनली कंसिस्टेंट है इन ऑर्डर टू मेजर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। इसको हम क्रोनबेक अल्फा वैल्यू और कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। एज ए रूल ऑफ थंब क्रोनबेक अल्फा वैल्यू एंड कंपोजिट रिलायबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.6 और वैलिडिटी को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को देखते हैं और इसके साथ कॉमनैलिटी को। सिर्फ अगर हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू देखें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे वेरिएबल के आइटम्स कितने वैलिड हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस। मींस कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी के हवाले से एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू बताती है कि हमारे आइटम्स वेरिएबल्स के आइटम्स किस हद तक कन्वर्ज होते हैं। जैसे कि इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे तो अब कन्वर्जेंस के हवाले से हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू को देखते हैं जो कि शुड बी ग्रेटर देन 0.5। आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन 0.5 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेरिएबल एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यूज की बेस पे कन्वर्जेंट वैलिडिटी होल्ड करता है। और इसी तरह हमारे क्रोनबेक अल्फा वैल्यू और कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू की बेस पे जो कि ग्रेटर देन 0.6 तो हम कह सकते हैं कि ये सारे आइटम्स इंटरनली कंसिस्टेंट हैं। मींस ये आइटम्स रिलायबल हैं फॉर मेजरिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। और कन्वर्जेंस वैलिडिटी के हवाले से एवरेज एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू हमें बता रही है कि 0.5 से ग्रेटर है तो ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी होल्ड करते हैं। और समटाइम हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए भी एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यूज को ही यूज़ करते हैं। उसके लिए हम फॉर्नर लार्कर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं।
जिसमें हम एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर रूट लेके कोरिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड ग्रेटर देन कोरिलेशंस ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स तो हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू है, जिसको हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी दोनों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर हमें बताता है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स में वेरिएंस कितना अकर हुआ है ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है और इसकी जो आर स्क्वायर वैल्यू है वो है 0.562। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने इतना वेरिएंस कंट्रीब्यूट किया है इस वेरिएबल में। और इसी तरह अब EEB में आर स्क्वायर वैल्यू 0.415 और इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स ने मिलके जितना वेरिएंस क्रिएट किया है इस वेरिएबल में वो ये है 41.5%। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यूज होती हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएंस को एक्सप्लेन करती है। ओके, कॉमनैलिटी बेसिकली refers to the proportion of variance shared by a particular variable with other variables. That means एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के साथ मिलके कितना वेरिएंस शेयर करता है, तो उसके लिए हम कॉमनैलिटी नॉर्मली देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि कॉमनैलिटी की वैल्यूज एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज सेम है। ओके, तो नॉर्मली कॉमनैलिटी और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज सेम ही होती हैं। ओके, सो क्योंकि इसमें हम ऑलमोस्ट वैलिडिटी ही को स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉमनैलिटी रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ ए वेरिएंस शेयर्ड बाय ए पर्टिकुलर वेरिएबल विद अदर वेरिएबल्स। कॉमनैलिटी की वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 0.5 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब। जैसा कि मैंने एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड के बारे में बताया कि जिसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर हो तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। इसी तरह कॉमनैलिटी में भी द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.5 अकॉर्डिंग टू फॉर्नर-लार्कर क्राइटेरिया। जबकि रिडंडेंसी बेसिकली यूज फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल रादर देन द मेजरमेंट मॉडल। और रिडंडेंसी का फॉर्मूला यह है कि कॉमनैलिटी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, और फिर हमारे पास यहाँ रिडंडेंसी की वैल्यूज आ जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास ओवरव्यू में एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड जो कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए यूज होता है, कंपोजिट रिलायबिलिटी और क्रोनबेक अल्फा वैल्यू रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि आर स्क्वायर हमें बताता है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना वेरिएंस अकर हुआ है। और अगर ये जो वैल्यूज हैं वो 0.25 हों तो हम कहते हैं कि वीक इफेक्ट है, अगर 0.5 है या 50% है तो फिर हम कहते हैं कि मीडियम इफेक्ट है, अगर 75% से ज़्यादा तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट क्रिएट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। कॉमनैलिटी और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होती है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा कि हम स्मार्ट PLS में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारे पास रिजल्ट आउटपुट में इस ओवरव्यू के ऑप्शन में ये तमाम रिजल्ट्स होते हैं, और नॉर्मली हम इन रिजल्ट्स को अपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। अगर कि भी इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।